Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Sharaz and you are watching Literary Words. So guys, in today's video I'll be discussing past year old papers of drama. So let's start from 2018. I'll try to explain you in a brief manner. लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने पोइट्री के पेपर को डिस्कस किया था एंड इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ड्रामा पेपर इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर ऑल पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ all 5 papers including short stories. So right now I'm having drama paper, so let's start. मेरे पास supplementary papers नहीं है. I have just 5-year-old paper, so I'll explain that. First question had the demon in Hedda wants to influence one, but when it happens, he disposes him. Discuss Hedda's character in the light of this comment. अब एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि हेडा जो है उसके डेमन का मतलब होता है इविल स्पिरिट. ठीक है, हेडा जो है एक इविल स्पिरिट, यानी उसके अंदर कुछ इस तरह की जो हैं बुराइयां, जो उसके जो फ्लॉज हैं, जब यानी वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहती है, दूसरों को अपने असर में लेना चाहती है, यानी चाहती है दूसरों के इनोसेंट माइंड से खेलना चाहती है, जब उन्हें मैनिपुलेट करना चाहती है, एक्सप्लॉइट करना चाहती है, जब वो उनके कब्ज़े में आ जाते हैं. जैसे कि जो जज ब्रैक है और लव बग है, ठीक है, प्रोमिनेंट लव बग, जब वो उसके असर में आ जाते हैं तो फिर उनको झटक देती है. ठीक है, उनसे फिर दूर हो जाती है और फिर उनको यानी अपने से पीछे हटाने की कोशिश करती है. क्यों करती है? क्योंकि वो कन्वेंशनल कंजर्वेटिव नॉर्म जो विक्टोरियन सोसाइटी की हैं उससे वो डरती है, वो स्कैंडल से डरती है. ये सारा आपको हेडा का कैरेक्टर जो है, देखिए जो होते हैं ना क्वेश्चंस, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा क्वेश्चन का मतलब बदल देते हैं. अब ये नीचे लिखा हुआ डिस्कस हेडास कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ दिस कमेंट. अब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो फटाफट हेडा का कैरेक्टर डाल दिया, फटाफट उसके जो रटाया वो डाल दिया. उसने कहा डिस्कस हेडास कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ दिस कमेंट. जो उसने ऊपर कमेंट दिया है आपको उसके ऊपर डिस्कस करना है, आपको उसके ऊपर रोशनी डालनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है. आप जो इसमें से जो हिस्सा किताब में से मैच करता है आपको वो लिखना है और फिर आपको अपने हिसाब से लिखना है. आपको उसके ऊपर डिस्कशन करनी है कि यानी आइदर दिस कमेंट्स द पर्टिकुलर कमेंट सूट्स टू द कैरेक्टर ऑफ हेडा गैब्लर और नॉट. तो आपको उसके अकॉर्डिंगली लिखना है. ठीक है, अब सेकंड आ जाता है हाउ फॉर वुड यू एग्री दैट द चेरी ऑर्चर्ड रिप्रेजेंट अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी. एलैबोरेट योर आंसर. अब इसमें वो कह रहा है कि आप कहाँ तक एग्री करते हो कि चेरी ऑर्चर्ड जो है वो हमें बताता है एक कन्फ्लिक्ट के बारे में जो कि मॉडर्निटी का और ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी का जो कन्फ्लिक्ट था उसमें, यानी फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म. ठीक है, दो चीज़ें उसने सामने रखी हैं, एक पुराना रशिया और एक बदलता हुआ नया रशिया, जिसमें निकोल्स II जब था, जिन्हें सेंट पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है, तो उनके दौरे हुकूमत में जो लास्ट एम्परर थे उन्होंने क्या किया था, कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था और फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया था. यानी जो सर्व क्लास थी, जो सर्वेंट्स वगैरह थे, जो लोअर क्लास थी, उनको भी यानी हक दिया गया था कि वो अपनी जायदादें ख़रीद सकें और अपने कारोबार कर सकें. ठीक है, तो आपको ये करंट की बुक में एक मैंने निकाला था कि आप लोगों को बताऊंगी कि यानी एक छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन उससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाता है. जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बताना है दो चीज़ों के दरमियान में कि पुराना रशिया कैसा था, नया रशिया कैसा था, फ्यूडलिज्म में क्या सिस्टम थे, कैपिटलिज्म में क्या सिस्टम थे. ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्रिटिकली एग्जामिन द प्ले गैलीलियो गैलीलाई इन द लाइट ऑफ एपिक थिएटर. ठीक है, एपिक थिएटर पे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लोगों का तैयार हो जाता है. एपिक थिएटर आपको पता है बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले. बट ये एपिक थिएटर जो है इसको सबसे पहले कहा जाता था डायलेक्टिकल थिएटर. ठीक है, बाद में इसको कहा गया एपिक थिएटर. अच्छा जी, इसमें बहुत जो ज़बरदस्त आपको वी इफ़ेक्ट के बारे में जो लिखना है वो है वर्ड फ्रेम डंक्स इफ़ेक्ट. ठीक है, यू हैव टू डिवाइड दिस वर्ड इनटू 4 वर्ड्स, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस. VER वर, FREM फ्रेम, DUNGS drunks, डंक्स, EFFECT इफ़ेक्ट. ठीक है, वर फ्रेम डंक्स इफ़ेक्ट, ये आपको साथ साथ ज़रूर लिखना है. फिर आपको बताना है कि इसको डिस्टेंसिंग इफ़ेक्ट भी कहा जाता है, एलिनेशन इफ़ेक्ट भी कहा जाता है और एस्ट्रेंजमेंट इफ़ेक्ट भी कहा जाता है. ये आपको अपने जो है ना वर्ड जहन में रखने हैं एपिक थिएटर को एलाबोरेट करते वक्त. और आपको पता है कि ऑडियंस को भी एज अ ऑब्जर्वर रखा जाता है. बहुत डिटेल में चला जाएगा क्योंकि मुझे बाकी भी कवर करने हैं. अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा.
आगे चलते हैं जी। व्हाट इज़ द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ लिटिल गेम्स द कैरेक्टर्स प्ले इन द वेटिंग फॉर गॉडॉट, एलाबोरेट योर आंसर साइटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द प्ले। अब आपको पता है कि जो स्टूपिड गेम्स जो उन्होंने खेली हैं, जो डीडी और आई फॉरगॉट द नेम, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, इन्होंने यानी जो दो ये जो कैरेक्टर्स हैं जिस तरह हैट के साथ खेलते हैं, कभी वो पोज़ो की हैट पहनता है, सॉरी कभी वो जो है पोज़ो का जो जिसने उसको बनाया होता है डॉगी सा, क्या नाम है उसका जी, लकी उसका नाम है, ठीक है। तो कभी वो लकी का हैट पहनता है एस्ट्रागोन, कभी एस्ट्रागोन डीडी उसका व्लादिमीर का पहनता है, डीडी और गोगो कुछ इसी तरह का ही नाम था। तो इसी तरह वो जो है हैट को एक्सचेंज करते हैं, फिर वो योगा करते हैं, फिर वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, यानी डिफरेंट तरह की फजूल किस्म की जो हैं अब्सर्ड गेम्स जो हैं वो खेलते हैं, ठीक है। इडियोटिक और स्टुपिडिटी उससे ज़ाहिर होती है। असल में जो यानी वो कहता है कि इन गेम्स का क्या ताल्लुक है। देखने में ये सवाल जो है बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त सवाल बनता है। एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में भी इसमें आप बात करोगे कि किस तरह जो है इंसान अपनी एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी डिफ़िकल्टीज़ अप्स एंड डाउन आते हैं और जो भी परेशानी आती हैं, हम उनको ओवरकम करने के लिए छोटे छोटे जो हैं इस तरह की हरकतों से उस चीज़ पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम लोग जो हैं उसको अपनी जो परेशानियां हैं उनको नहीं पीछा छुड़वा सकते। जो होगा वो होना ही है, लेकिन हम इन छोटी छोटी हरकतों से और अपना ध्यान बदलने से और दूसरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने से उसका प्रेशर कम कर सकते हैं और अपने आप को इन तमाम परेशानियां जो आजकल जो 21st सेंचुरी और 20th सेंचुरी जो बैग था उसमें हम लोग देखते हैं कितनी टेंशन क्रिएट हुई थी और कितनी ज़्यादा यानी परेशानियाँ थी। तो वो जो वेटिंग फॉर गॉडॉट है, असल में वो इंसान की परेशानी तो बता रहा है कि इंसान कितना ज़्यादा जो है परेशान कुन है। और आपको पता है कि ये जो वेटिंग फॉर गॉडॉट है, ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल बाद लिखा गया था, कुछ अरसे के बाद। तो उसके अंदर जब राइटर ने इसको लिखा था ना, तो उसके जहन में वो सारी परेशानियाँ थी, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने एग्जिस्टेंशलिज्म का जो है वो हमारे सामने रखा एक मुद्दा कि क्या ज़िंदगी के यानी ज़िंदगी गुजर रही है और एग्जिस्टेंस तो है, और हम लोगों को ये भी पता है कि कोई ना कोई एक यानी अगर हम अकॉर्डिंगली मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि एक रब की ज़ात है जो सब चीज़ों को होल्ड किए हुए है और एक प्रॉपर निज़ाम उससे चल रहा है। तो वो जो है ना, यानी ये जो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे जो हम लोग अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, ये छोटी छोटी गेम्स का जो उसने बताया है, इसको बड़े अच्छे से आप एलाबोरेट करोगे कि ज़िंदगी में जो होते हैं ना कुछ टाइम, जब कुछ बदलना जो होता है, थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान बदलना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से गुजारने के लिए। आगे जी 6 पे आ जाता है। Men are not initially violent but are driven to react violently when they feel trapped within an irrational and inhuman political system, or when they are too frightened to admit the possibility of change. Comment on this statement in the light of the play The Sea. बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, इसमें कोई उसने ऐसे मुश्किल अल्फाज नहीं यूज़ किए। वो कहता है कि सर जो द सी के अकॉर्डिंगली आप बताओ कि इंसान वायलेंट नहीं होता, लेकिन उसको हालात ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम और उसको यानी इरेशनल जो इनह्यूमन पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो बिल्कुल यानी समझने से बाहर होता है, बिल्कुल रेशनल नहीं होता, और ऐसे इंसान के हक़ में नहीं, कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो बस अपने लिए ही जो है डोमिनेंट पावर चला रही होती हैं। तो जब वो इस चीज़ को यानी इंसान को वायलेंट होने पर मजबूर कर देती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि कहाँ तक आप इस चीज़ को एग्री करते हो। और आगे है जी 7 पे, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑफ द फॉलोइंग, द ओपनिंग सीन ऑफ द सी एंड द कैरेक्टर ऑफ थिया इन हडा गैब्लर। दिस इज मच इजी। आगे चलते हैं जी, चले मैं यहीं से पढ़ देती हूँ, इट विल बी इजी फॉर मी। अच्छा, आगे हम देखते हैं 2017 का ये है क्वेश्चन पेपर इन माई हैंड राइट नाउ। हाउ डज शेखव ब्रिंग इन कॉमेडी इन अ ट्रैजिक सिचुएशन इन द चेरी ऑर्चर्ड, हाउ फॉर डज ही सक्सीड। अब आपको पता है कि ये ट्रैजिक कॉमेडी है चेरी ऑर्चर्ड, तो आपको इसमें दोनों चीज़ों का बताना है, ठीक है। एंटन शेखव ने इसको ट्रेजेडी लिखा था और स्टैनिस्लावस्की ने इसको एज अ ट्रेजेडी जो है वो प्रेजेंट किया था, ठीक है, और शेखव ने इसको एज अ कॉमेडी लिखा था।
तो शेकोव ने कॉमेडी के अंदर किस तरह के एलिमेंट डाले, वो भी जो जो पैथेटिक सिचुएशंस हैं, जो चेरी ऑर्चर्ड के बिकने की, उनकी उसकी ऑक्शन की, और यानी जो रवंस्की है वो नॉस्टैल्जिक हो जाती है, गायब, उनका जो जो भी रिलेशन है उसके साथ, और इस तरह जो कॉमेडी के साथ साथ जो उसने एलिमेंट डाले जो जिसकी वजह से स्टैनिस्लावस्काया ने इसको एज अ ट्रेजेडी पोर्ट्रे किया। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। आगे डिस्कस द ड्रामेटिक significance of Hada's suicide towards the end of the play. Hada Gabler, it is justified, is it justified, elaborate your argument। अब ये सीधा सीधा Hada की suicide का बनता है। इसमें आपको बताना है कि either the society was the cause of Hada's downfall, or her own style of living, or her own manipulating style, like she always wanted to manipulate the innocent minds of other people, और या विक्टोरियन एज का बहुत यानी इसमें है, क्योंकि कन्वेंशनल नॉर्म्स थी उनकी, बहुत कंजर्वेटिव और स्टूपिड जो नॉर्म्स थी रिलेटेड टू वुमेन कंसर्न। तो वो सारा आपको एलाबोरेट करना है। आगे आ जाता है डज गैलीलियो पोजेस हीरोइक डायमेंशंस। अब एंटी हीरो उसको कहा जाता है, यानी आप इसमें ये एलाबोरेट करोगे कि क्या गैलीलियो को आप एक हीरो की जितनी भी डायमेंशंस हैं, यानी एक जो हीरो की क्वालिटीज़ होती हैं, क्या उसके अकॉर्डिंगली आप गैलीलियो का कैरेक्टर जो है उसको एज अ हीरोइक कैरेक्टर देखते हो या नहीं। ठीक है, तो आपको ये एलाबोरेट करना है। ऑब्वियसली इसमें आएगा कि क्योंकि वो एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैजिक हीरो है उसको तो बहुत उसकी तो उसमें क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसके बावजूद जो बर्टोल्ट ब्रेक्ट है वो उसको एंटी हीरो कहता है, हीरो नहीं कहता। How far would you agree that the ending of the play The Sea is justified? आपको इसके एंडिंग सीन पे बताना है कि क्या जो इसका एंड किया गया है वो जस्टिफाइड है, इंसाफ से काम लिया गया है या नाइंसाफ़ी से। Write critical note on the following topics: rational theatre and absurd theatre। ठीक है, अगर तो आपने ड्रामास पे रिसर्च किया, अगर तो आपको रेशनल थिएटर का, एब्सर्ड थिएटर का पता है, तो आपको एब्सर्ड थिएटर में तो वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर गॉडर जो है वो परफेक्ट बैठता है। रेशनल थिएटर में ऐसा होता है कि यानी एक परफेक्ट तरीके से, बड़े मैनर तरीके से जो है वो प्ले को लिखा जाता है। आगे आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। ये है हमारा 2016 का पेपर। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले है Hada Gabler presents a socio-psychological conflicts within the liberal woman elaborated with appropriate textual citation। वो इसमें कह रहा है कि Hada Gabler जो है सोशियो साइकोलॉजिकल, इसमें ये कीवर्ड है, पहले मुझे इसको एलाबोरेट करने दें आपको कि सोशियो साइकोलॉजिकल है क्या। ठीक है, तो in the field of psychology, socio-psychological is the study how the thoughts, feelings and behaviors of individuals are influenced by the actual, imagined and implicit प्रेजेंस ऑफ अदर्स। अब यानी किस तरह जो दूसरों की सोचें हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन पे, उसकी थॉट्स पे, उसकी फीलिंग्स पे, उसके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करती हैं, असरअंदाज डालती हैं। दूसरों की सोचें, दूसरों का जो यानी जो हदा है वो डरती है ना, स्कैंडल से डरती है, और वो अपना जो है यानी जो अपना एक बड़ा उसका एक गैबलर की बेटी है वो, और सॉरी एक जनरल की बेटी है, और वो उस चीज़ को खोना नहीं चाहती। वो अपने नाम से एक अमीर नाम उतार के, एक एरिस्टोक्रेट का नाम उतार के, वो एक यानी मिडिल क्लास की टेस्टमैन की बीवी नहीं बनना चाहती। वो यानी किस तरह अपनी एज अ लिबरल वुमेन जीना चाहती है, वो किस तरह एक लॉयर क्लास की, विक्टोरियन एज की जो टिपिकल औरतें थी उनकी तरह, थिया की तरह वो नहीं दिखना चाहती। तो किस तरह ये सारी सोचें उसके दिमाग पे हैवी होती हैं और किस तरह उसको असरअंदाज करती हैं, और ये आपको सारा बताना है। आगे द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अबाउट द पासिंग अवे ऑफ द रोमांटिक फेज एंड द वांट्स ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज। अब किस तरह ये जो हमने पीछे देखा है सेम वही क्वेश्चन है, उसको मॉडिफाई करके दिया गया है कि किस तरह मॉडर्निटी, फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म का, यानी जो ओल्ड रशिया था और जो न्यू रशिया था उसके बारे में। ठीक है, किस तरह जो है वो रोमांटिक फेज़ को यानी कम करते हुए आगे उनका जो रशिया का जो रुझान है वो कैपिटलिस्ट की यानी कैपिटलिज्म की तरफ जाता है, उसका आपको बताना है।
आगे 4 में आ जाता है ब्रिंग आउट द वेरियस वेज इन विच लैंग्वेज हैज़ बिन एक्सप्लॉयटेड इन वेटिंग फॉर गॉडर। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक लेंथी वीडियो बनाऊंगी जिसमें लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है उसको जो है मैं कवर करूँगी। तो इंशाल्लाह आप इस क्वेश्चन के लिए वो वीडियो देखिए मेरी, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो पेपर से एक दिन पहले भी देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आगे है हाउ डज एडवर्ड बॉन्ड सिंथेसाइजेस द क्लासिकल एंड द रोमांटिक ड्रामेटिक ट्रेडिशंस विद मॉडर्न पॉलिटिकल थिएटर इन द सी। अब किस तरह एडवर्ड बॉन्ड जो है वो पोर्ट्रे करता है क्लासिकल और रोमांटिक ड्रामेटिक ट्रेडिशंस को विद, यानी किस तरह मर्ज करता है वो क्लासिकल और रोमांटिक ड्रामा को अपने यानी द सी में विद मॉडर्न पॉलिटिकल थिएटर। ठीक है, किस तरह वो असरअंदाज करता है इन दोनों कैटेगरीज को एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिएटर वे में। और आगे है डिस्कस द लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीलाई एज एन एंटी रोमांटिक प्ले। एंटी रोमांटिक प्ले ये इसका कीवर्ड है, ये उसने आपको मॉडिफाई करके दिया। असल में वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि ये एंटी हीरो इसमें उसे दिखाया गया कि नहीं। अब मैंने आपके लिए एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन निकाली है ताकि आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए। An anti-romance, sometimes referred to as a satire, it is a type of a story characterized by having an apathetic or self-doubting anti-hero cast as the protagonist who fails in the object of his journey or struggle। अब आपको पता है कि वो नील डाउन कर देता है, वो डर जाता है जब उसे थ्रेटन किया जाता है गैलीलियो गैलीलाई को, तो वो कह देता है कि भाई हाँ मेरी सारी रिसर्च झूठी है, मैं झूठ बोल रहा था, इसी वजह से उसको एंटी हीरो कहा जाता है। ये एक सटायर भी है। ठीक है, और किस तरह जो है वो एंटी हीरो था, हीरो नहीं था, क्या उसने यानी जितनी भी डायमेंशंस थी हीरो की एरिस्टोटलियन हीरो की वो तो उसके ऊपर जाती थी, लेकिन इसके बावजूद बार्टोट ने उसको एंटी हीरो के सामने एंटी हीरो की तरह हम लोगों को दिखाया। ये जो छोटा सा जो ये डेफिनेशन थी वो पढ़ने का मकसद ये था ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आगे है द राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग द वेल मेड प्ले एंड पोजो। पोजो का तो आप लोगों को पता है। द वेल मेड प्ले के बारे में भी मैंने एक डेफिनेशन निकाली है आप लोगों को क्लियर करने के लिए। अ प्ले विच इज़ टाइपिफाइड बाय नंबर्स ऑफ कन्वेंशंस। ठीक है, move on to the next which is the first one. The Cherry Orchard can be read as a drama tracing the human journey from childhood fantasy to the adult consciousness of the harsh reality। इसमें आप जितने यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप उन्हें कवर कर सकते हो कि किस तरह चाइल्डहुड मेमोरी से लेकर एक जो एडल्ट कॉन्शियसनेस की जो हार्श रियलिटी है इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट मैडम रेवेंस्की का होगा। ठीक है, यानी आप अगर 2 पेजेस मैडम रेवेंस्की पे लिखेंगे तो आप थोड़ा सा अपना लोपाकिन का भी कर सकते हैं कवर। ठीक है, गायब का भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस तरह चाइल्डहुड मेमोरीज़ जो हैं जो रेवेंस्की है उसने ये सोचा भी नहीं था कि उसका जो चेरी ऑर्चर्ड है वो भी कभी ऑक्शन उसकी भी होगी और वो भी कभी उसके हाथ से निकल जाएगा। उसकी एक बचपन की यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं चेरी ऑर्चर्ड के साथ। वो अपनी माँ को उसमें घूमते फिरते देखती है, वो देखती है नर्सरी के साथ उसका बड़ा लगाव है। वो यानी टेबल को डियर टेबल कहती है, किस तरह वो यानी हर चीज़ से कितना उसका लगाव है, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसी की जो नाअहली है उसी का जो गलत जो फ़ैसले हैं उनकी वजह से उसको एक हार्श रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। इसमें आपको वो सारी जो है एक्सप्लेन करना है उस सारे मसले को। Does Ibsen's play depict the failure of artistic impulse in a world dominated by socio-economic concerns? How do you interpret the death of Lovborg इन हैडाज गैबलर? अब इसमें 2 हैं। ठीक है, उसने 2 तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछा है। एक उसने बताया है कि क्योंकि विक्टोरियन एज के जो यानी जो भी लोग जिस तरह लिख रहे थे ड्रामास को उसमें इब्सन ने बिल्कुल हट के जाके लिखा। ठीक है, जब लोगों का ध्यान यानी लोग औरत को अपने ड्रामाज और अपने प्लेस में इस तरह सामने ला रहे थे कि वो बिल्कुल सुलझी हुई औरत, घरेलू औरत, यानी बिल्कुल उन सब चीज़ों को, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करी थी जो उन्होंने औरतों के लिए बनाए थे। फिर इब्सन्स ने द डॉल हाउस में और हैडा गैबलर में ऐसी औरतों को मुतारिफ करवाया जो बिल्कुल यानी उन कन्वेंशंस को नहीं अपने साथ जोड़ना चाहती हैं और बिल्कुल लिबरल होकर जीना चाहती हैं। तो इसीलिए इसको नापसंद किया गया। 19th सेंचुरी में इसको पसंद नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये क्या, ये तो इसने मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया हैडा के यानी हैडा के कैरेक्टर के थ्रू। कुछ लोगों ने, बहुत कम ने पसंद किया और बहुत ज़्यादा ने इसको आर्टिस्टिक फेलियर भी कहा। ठीक हो गया, तो कहाँ तक आप इस चीज़ को एग्री करते हो उसके हिसाब से आपको लिखना है।
आगे आ जाता है डिस्कस वेटिंग फॉर गॉडट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 20th सेंचुरी इश्यूज ऑफ एंग्जाइटी एंड डेस्पेयर। आपको यानी जो भी आपको पैसिमिटी देखने में मिली है, आपको जो भी एब्सर्डिटी इसमें देखने को मिली है, जो भी फरसूदा जो हैं यानी जो भी आउटडेटेड कंसर्न्स थे, जो भी इस तरह की जो चीज़ें थी वो आपने इसके अंदर बतानी है कि 20th सेंचुरी में जो भी टेंशन्स यानी जो जो मसले मसाइल आजकल हम अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं उस सब के अकॉर्डिंगली आपको लिख देना है कि वेटिंग फॉर गॉडट कहाँ तक उसको यानी कहाँ तक इस बात को आप एग्री करते हो कि वेटिंग फॉर गॉडट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 20th सेंचुरी के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको। What does Bond gain by inserting the classical tragedy of Orpheus within the tragedy of modern world in the sea? अभी हमने पीछे भी देखा कि किस तरह उसने इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके द सी में पोर्ट्रे किया, तो वो सेम आंसर इसी में आ जाएगा। इस गैलीलियो अ ट्रैजिक प्रोटैगनिस्ट। अब यानी यहाँ वो आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप ये अग्री करते हो कि जो गैलीलियो है वो ट्रैजिक प्रोटैगनिस्ट है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एरिस्टोटलियन टेक्निक के तरह देखें हम अगर उसके अकॉर्डिंगली देखें तो हाँ वो बिल्कुल जो हैं जो मेन डायमेंशंस हैं एरिस्टोटलियन के ट्रैजिक हीरो की वो तो उसको तो वो हमें करता हुआ नज़र आता है, उसके ऊपर चलता हुआ नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद बर्टोल्ट ने उसको एंटी हीरो कहा है, हीरो नहीं कहा। ठीक है, तो आगे इसका जो है क्वेश्चन Write a critical note on the following socio-economic issues in 20th century drama, absurdism as a modern concern। इन दोनों के बारे में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा जी, अगला हमारा आ जाता है व्हाट स्टांस डज इब्सन टेक अबाउट सेक्स एंड मैरिज इन हेडा गैबलर। ठीक है, अब इनमें हेडा गैबलर का जिस तरह थिया का कैरेक्टर भी आ जाएगा, हेडा गैबलर का भी आ जाएगा, और जो मैडम ओजेला जो थी प्रोस्टिट्यूट उसका भी कैरेक्टर आ जाएगा। किस तरह यानी उसने मैरिज और सेक्स के बारे में बात किया है, और मर्दों का ध्यान जो था वो दूसरी औरतों की तरफ था, यानी औरतों को तो बाउंड किया हुआ था घरों में, उनको कोई इजाज़त नहीं थी, इसके बावजूद जो थे मर्द को दिखाया गया कि वो अल्कोहलिक थे और स्टूपिड एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना, और इस यानी शादियों का भी क्या उसने बताया, शादी को एज अ फेलियर दिखाया है। क्यों? क्योंकि हरा की भी उसने फेल मैरिज दिखाई है, उसने थिया की भी फेल मैरिज दिखाई है, उसने औरतों को मजलूम दिखाया है। आपको दो तरह से बताना है कि किस तरह यानी क्या मौक़िफ़ उठाता है उसके बारे में, मैरिज के बारे में और सेक्स के बारे में अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, आगे आ जाता है लोपैकियंस अटर लैक ऑफ फीलिंग इज नो लेस अपॉलिंग देन द इग्नोरेंस एंड स्टुपिडिटी ऑफ द आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट्स। डू यू एग्री? आपको लोपैकियन का जो कैरेक्टर है इसमें डालना है, लेकिन आपको बताना है कि किस किस तरह उसके यानी फ्लॉज थे। वो जो था एक अजीब सा स्टुपिड सा पर्सन था। उसकी सबसे बुरी बात तो ये थी कि मैडम रेवेंस्की के अभी वो गए भी नहीं थे वो लोग, तो उसने पहले ही जो एक्स की आवाज़ सुनने को आती है, ठीक है, तो वो यानी पहले ही जो है कटाई शुरू करवा देता है चेरी ऑर्चर्ड की, ताकि उसका टाइम ज़ाया ना हो। किस तरह उसको दिखाया गया है कि यानी इतना अमीर होने के बावजूद वो जाहिल का जाहिल ही रहा, ना उसको पता लग रहा है कि किस तरह उसने वरिया को यानी उसको अपनी शादी की भी परवाह नहीं है। वो एक बिजनेसमैन की तरह जीना चाहता है, उसके नज़दीक अभी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उसने ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। उसने वो सारी जो टेंशन्स को फेस किया, उसने सारी परेशानियां देखी हैं, उसने देखा है कि किस तरह इंसान जो है कितनी परेशानियों के बाद, कितनी मेहनतों के बाद फिर उसको ये लेवल मिलता है। इसीलिए वो शायद जो मैडम रेवेंस्की की तरह है वो नहीं कभी भी बन पाएगा। उसके सारे फ्लॉज दिखाने हैं, उसकी स्टुपिडिटी दिखानी है, उसका इग्नोरेंस दिखाना है, उसका कोई एक आधा अच्छा पॉइंट भी दिखाना जो आपने ऑब्जर्व किया। आगे देखते हैं हाउ डज वेटिंग फॉर गॉडट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड वाई। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर वीडियो, अ लेंथी वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन which will be according to this question, and inshallah I'll try to elaborate the language question in a brief manner, so wait for that video. अच्छा जी, द नेक्स्ट है द सी बाय एडवर्ड बॉन्ड रिप्रेजेंट्स द फेलियर ऑफ एनी अटेम्प्ट ऑफ revolutionize the world, support or refute
अब वो इसमें आपको पूछ रहा है कि किस तरह द सी में एडवर्ड बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है फेलियर को, एक ऐसा यानी जो बिल्कुल काम नहीं कर पाए, ऑफ एनी अटेम्प्ट टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। किस तरह एक इनकलाबी जो है यानी दुनिया लाने के लिए, यानी उनको रेवोल्यूशनराइज करने के लिए क्या अटेम्प्ट जो है वो लेता है, और क्या यानी वो उसका जो फेलियर है वो आपको बताना है। अपने जो आंसर है उसको कोट्स के साथ कोटेशंस डाल के उसको सपोर्ट करना है। आगे आता है Bertolt reject the classical notions of tragic hero, as I already told you that according to Aristotelian point of view or Aristotelian dimensions of hero, ये जो यानी हमारा जो ये है गैलीलियो गैलीलाई, ये उसकी डायमेंशंस को तो उसके ऊपर तो पूरा उतरता है, लेकिन उसके बावजूद बर्टोल्ट ने उसको एंटी हीरो कहा है। inevitability of choice and the arousal of pity and fear as the tragic emotions in the life of Galileo comment। ठीक है, इन सब यानी जो हैं क्लासिकल नॉर्म्स और नोशंस, इसके बावजूद बर्टोल्ट जो है वो उसको कैसे रिजेक्ट करता है, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है। आपको सारा बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं यानी गैलीलियो गैलीलाई की जो इसके पहले तो आपको बताना ना कि किस तरह एरिस्टोटेलियन का जो कॉन्सेप्ट है, एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, उसको कैसे पोर्ट्रे करता है, और फिर वो जो अकॉर्डिंग टू बर्टोल्ट ब्रेकर जो उसने कहा है कि ये हीरो यानी एंटी हीरो है, हीरो नहीं है। ये एक मेरे ख्याल से करंट नोट्स में एक पूरा एक लेंथी क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। आगे आ जाता है क्रिटिकली एलाबोरेट द फॉलोइंग सेटिंग मूड एंड स्टेज डायरेक्शन इन 20th सेंचुरी ड्रामा। 20th सेंचुरी ड्रामा में जितने भी आते हैं ड्रामाज, उनमें जो भी सेटिंग का किरदार रहा है, थिएटर मूड जो रहा है, यानी जो उस टाइम पे लोगों ने पसंद कर रहे थे, जिस तरह विक्टोरियन एज में लोगों ने नहीं पसंद किया इब्सन के काम को क्योंकि वो बिल्कुल अगेंस्ट चला गया, और स्टेज डायरेक्शंस, स्टेज में किस तरह डायरेक्ट किया जा रहा था, और इसी तरह जो है 20th सेंचुरी में 2 से 3 टॉपिक तैयार कर लें अगर तो आपको ये क्वेश्चन अडॉप्ट करना है तो। और फिर आ जाता है सेकंड पे सिंबलिज्म एज अ ड्रामेटिक डिवाइस इन चेरी ऑर्चर्ड। सिंबलिज्म का चेरी ऑर्चर्ड में बहुत अहम किरदार है, जिस तरह के वरिया की जो कीज़ हैं, लुपैकिन की वॉच है और उसके हाथ में जो स्टिक है, और जो यानी उनका जो उसके जो ड्रेस होते हैं, जिस तरह रेवेंस्की का जो अंदाज़ होता है दूसरों को डील करने का, इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं। चेरी ऑर्चर्ड is the most important symbol of the changing Russian society into capitalism। और ये जितना भी आपको इसके अकॉर्डिंगली समझ आएगा, ये भी बहुत ज़बरदस्त एक सिंबलिज्म के अकॉर्डिंगली है क्वेश्चन करंट नोट्स में, उसको वहाँ से देखिए और इसको कवर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर नॉवल पेपर, 5-year-old paper of novels। Stay blessed and have a nice day. Please don't forget to like, share and subscribe my channel in order to get more interesting videos according to your according to your topic. Thank you once again.